हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्जाम्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी अच्छी चली होगी। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हम ये पढ़ रहे थे MZO001 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हमने काफ़ी सारे पढ़ लिए हैं। चैप्टर नंबर 13 तक हम पढ़ चुके हैं। आज हमें चैप्टर नंबर 14 से स्टार्ट करना है, तो आज की ये आपकी लास्ट वीडियो रहेगी। इस वीडियो में आपका ये पूरे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और जिस भी स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप नीचे लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उससे आप बाकी वीडियोस देख सकते हैं। और इसका रही बात पीडीएफ की, तो आज मैं आपको इसका पीडीएफ भी ग्रुप में डाल दूंगी, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लेंगे आप, उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 14 का फर्स्ट क्वेश्चन, कॉमन फीचर्स ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम। सिग्नलिंग सिस्टम का कॉमन फीचर्स क्या है, आपको वो बताने हैं। आंसर देखते हैं। द कॉमन फीचर्स ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम आर एसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन इन वेरियस फील्ड फ्रॉम टेलीकम्युनिकेशन टू बायोलॉजी। क्या है कॉमन सिग्नलिंग सिस्टम होते हैं कि जो एक दूसरे के सिग्नल दें और कम्युनिकेशन में हेल्प करें, या टेलीकम्युनिकेशन बोल लीजिए, बायोलॉजी के फील्ड में, मतलब एक दूसरे से बात करने में एसेंशियल फंक्शन निभाते हैं ये। ठीक है। फर्स्ट अप, सिग्नलिंग सिस्टम आर डिजाइन टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली। सबसे पहले ये जो सिग्नलिंग सिस्टम है, इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि ये आसानी से एफिशिएंटली इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सके एक जगह से दूसरी जगह तक। दे कन्वर्ट मैसेज इनटू सिग्नल्स दैट कैन ट्रैवल ओवर डिस्टेंस, इंश्योर दैट द एक्सटेंडेड रेसिपिएंट रिसीव द करेक्ट डेटा। क्या है, जो ये सिग्नलिंग सिस्टम होते हैं, वो मैसेज को कन्वर्ट कर देते हैं सिग्नल्स के अंदर। ठीक है, सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और वो चाहे कितने ही दूर हो इनका रेसिपिएंट, कितनी ही ज़्यादा दूरी पर हो, पर उसको करेक्ट डेटा भेज देते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि करेक्ट डेटा उस तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वी हैव मॉड्यूलेशन. This is a crucial feature where the signals are altered in some way, like changing its amplitude or frequency to encode the information. This process allows for better transmission and reception even in noisy environment. इनके अंदर एक अच्छा फीचर है कि ये मॉड्यूलेशन करते हैं। मॉड्यूलेशन एक अच्छा फीचर है इनके अंदर, जो इसकी अगर कोई भी ये सिग्नल्स भेज रहे हैं, कोई भी इनको कम्युनिकेट करनी है, बात ट्रांसमिट करनी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो उसकी फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड को भी ये चेंज कर देते हैं कि अगर वहाँ का इन्वायरमेंट अगर नॉइजी भी है, शोर भी है वहाँ का इन्वायरमेंट में, तो इसको एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी को चेंज करके नॉइजी इन्वायरमेंट में भी सारे सिग्नल्स प्रॉपर वे में कन्वे हो सकें। ठीक है। नेक्स्ट है, अनदर की पॉइंट इज प्रोटोकॉल। इनके भी कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे हमारे होते हैं। अगर आप कहीं भी जॉब करेंगे या कहीं भी काम करते हैं, तो हर जगह के अपने अपने प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, तो इनके भी कुछ होते हैं। सिग्नलिंग सिस्टम ऑपरेट्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रूल्स और प्रोटोकॉल्स दैट dictate how signals are sent, received and interpreted. These protocol ensure consistency and reliability to communication. क्या है, इनके खुद के भी कुछ प्रोटोकॉल्स रूल्स होते हैं कि किस तरीके से इनको सिग्नल्स को भेजना है, रिसीव करना है और इंटरप्रेट करना है। इनके खुद के रूल हैं, किस तरीके से भेजेंगे, किस तरीके से रिसीव करेंगे, किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करेंगे। और ये इंश्योर करते हैं कि जो भी ये डेटा भेज रहे हैं वो रिलायबल हो और बेटर वे में कंसिस्टेंसी के साथ कम्युनिकेट हो सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे कि ह्यूमन बीइंग के लाइफ में फीडबैक मैकेनिज्म होता है कि आप कहीं भी कोई भी काम करें, तो आप को फीडबैक मिलना चाहिए कि हाँ भाई, आपका काम कैसा लगा सामने वाले को। तो इसमें भी सेम है, इनका भी फीडबैक मैकेनिज्म होता है। मैनी सिग्नलिंग सिस्टम incorporate feedback loop that allow the sender to know whether the message were received correctly or if adjustment need to be made. This feature enhance accuracy and efficiency. इनका भी सेम है, फीडबैक मैकेनिज्म होता है। ज़्यादातर सिग्नलिंग सिस्टम कॉर्पोरेट फीडबैक लेते हैं सेंडर से कि हाँ भाई, हमें बताइए कि जो हमने डेटा भेजा है वो प्रॉपर वे में रिसीव हुआ है, और अगर उसमें नहीं हुआ है प्रॉपर वे में, तो हमें क्या उसमें एडजस्टमेंट या नीड्स ऐसी हैं कि जो हम चेंज कर सकते हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है चेंज करने के लिए, और उस फीचर्स को फिर ये एक्यूरेटली एनहेंस भी करते हैं। एडिशनली, स्केबिलिटी इज वाइटल. A good signaling system can handle increasing amount of data or use without compromising performance. This adaptability is crucial as demand grow over time. एक इनका एडिशनल फीचर ये भी है कि ये स्केलेबिलिटी होता है। स्केलेबिलिटी का मतलब है कि जो इनका सिग्नलिंग सिस्टम है वो इतने अच्छे से ये हैंडल करते हैं, अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा भी है इनके पास, हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा किसी को ट्रांसमिट करना है, तो भी इनके फंक्शन में कोई कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं करते, ये अच्छे से उसको डिलीवर करते हैं। लास्टली, वी कैन नॉट फॉरगेट अबाउट सिक्योरिटी फीचर। हमें सिक्योरिटी फीचर भी नहीं भूलने चाहिए। जैसे कि हम एक दूसरे के साथ कोई भी बात कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ होती है, तो हम उसका सिक्योरिटी का ज़रूर ध्यान रखते हैं, तो वैसे ही इसमें भी है। इन टुडेज डिजिटल एज, प्रोटेक्टिंग डेटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन इज पैरामाउंट। आपको भी पता है, आज की जो जनरेशन है उसमें हम कोई भी डिजिटल डेटा कहीं भी
स्टोर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो वहाँ एक प्रोटेक्टिंग सिक्योरिटी होना ज़रूरी है कि वो कहीं और लीक ना हो जाए। तो सेम इसमें है, सिग्नलिंग सिस्टम ऑफन इम्प्लीमेंट इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोसेस टू सेफ गार्ड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ये भी कुछ इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन प्रोसेस लगा के रखते हैं कि इनकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, उसको सेफली रखा जा सके। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर जनरल प्रिंसिपल ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन एप्लीकेशन टू डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवेज। आपको बताना है कि जो आपके जनरल प्रिंसिपल कौन से हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन एप्लीकेशंस के, सॉरी सिग्नल ट्रांसडक्शन के क्या क्या जनरल प्रिंसिपल होते हैं, पहले आपको वो बताना है। फिर साथ ही साथ आपको इसकी डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवेज और उसकी एप्लीकेशंस को भी लिखना है। ठीक है, आंसर देखते हैं। सिग्नल ट्रांसडक्शन इज अ फैसिनेटिंग प्रोसेस दैट अलाउज सेल टू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल सिग्नल्स। सिग्नल ट्रांसडक्शन जो प्रोसेस है वो अलाउ करता है सेल्स को कि वो रिस्पॉन्ड कर सकें अगर कोई भी एक्सटर्नल सिग्नल उसको मिल रहा है। अगर एक्सटर्नल सिग्नल मिला तो उस एक्सटर्नल सिग्नल के अगेंस्ट या फिर उसके रिस्पॉन्ड में जो भी सेल्स रिस्पॉन्ड करेंगे उस सिग्नल के लिए, उसको हम सिग्नल ट्रांसडक्शन बोलते हैं। लेट्स ब्रेक डाउन द जनरल प्रिंसिपल दैट अप्लाई अक्रॉस डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवे। अब ब्रेक डाउन करते हैं हम कुछ जनरल प्रिंसिपल जो भी डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवेज के ऊपर अप्लाई होते हैं। फर्स्ट, रिसेप्शन। पहला है रिसेप्शन इज वेयर इट ऑल बिगिंस। रिसेप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे सारी की सारी सिग्नलिंग सिस्टम स्टार्ट होती हैं। सेल्स हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर्स दैट बाइंड टू द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल लाइक हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स। दिस बाइंडिंग ट्रिगर अ चेंज इन द रिसेप्टर विच इज क्रूशियल फॉर नेक्स्ट स्टेप। क्या है, जो रिसेप्शन होता है वो आपका पहला स्टेप होता है यहाँ पे, जहाँ से सारे के सारे सिग्नलिंग सिस्टम स्टार्ट होते हैं, बिगिन करते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपके सेल हैं वो स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के साथ। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आपके हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकते हैं जिनके साथ वो बाइंड करेंगे। बाइंडिंग होने के बाद वो ट्रिगर करते हैं रिसेप्टर के चेंजेस के अंदर, और वो एक क्रूशियल प्रोसेस है। अगर उसमें ट्रिगर नहीं होगा तो आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट अप इज ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट होता है ट्रांसडक्शन। दिस इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल. Think of it as a relay race. Once the receptor is activated, it passes the signal along through the various proteins and second messengers like CAMP और कैल्शियम आयंस। क्या है, जैसे ही आपका फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो ट्रांसडक्शन शुरू होता है। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन होने लगती हैं सेल्स के अंदर। आप इसको इस तरीके से मान सकते हैं कि आपका एक रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो गया, और उस रिसेप्टर को एक्टिवेट होने के तुरंत बाद जितने भी सिग्नल्स हैं वो डिफरेंट टाइप के मैसेंजर्स को भेजने हैं, सेकेंडरी मैसेंजर्स को या प्रोटीन्स के थ्रू वो कैल्शियम आयन तक या CAMP तक भेजते हैं। Each step amplifies the signal, ensuring that even a small input can lead to a significant response. हर एक सिग्नल जो भी भेजा जा रहा है वो एम्पलीफाई करता है और इंश्योर करता है कि अगर छोटा से छोटा भी इंफॉर्मेशन इनपुट है तो उसको सिग्निफिकेंटली रिस्पॉन्ड किया जाए। ये नहीं कि लार्ज नंबर ऑफ डेटा होगा तभी उसको ट्रांसफर करना है, छोटा छोटा भी है तो भी उसको इंश्योर तरीके से भेजना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिस्पॉन्स। नेक्स्ट स्टेप होता है आपका रिस्पॉन्ड का। द अल्टीमेट गोल ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन इज टू एलिसाइट अ स्पेसिफिक सेल्यूलर रिस्पॉन्स। इनका एक अल्टीमेट गोल ये होता है सिग्नल ट्रांसडक्शन का कि कोई भी स्पेसिफिक सेल्यूलर रिस्पॉन्ड है तो उसके लिए हमें सेल्यूलर रिस्पॉन्ड देना ही है। मतलब कोई भी सिग्नल हमें मिल रहा है तो उसके लिए हमें सेल्यूलर रिस्पॉन्स देना ही है, सेल्यूलर रिस्पॉन्स को निकालना ही है। दिस कुड बी एनीथिंग फ्रॉम जीन एक्सप्रेशन चेंजेस, मेटाबॉलिक अल्ट्रेशन और इवन सेल डिवीजन। मतलब अगर कुछ भी हो रहा है सेल्स के अंदर, वो जीन एक्सप्रेशन हो, मेटाबॉलिक अल्ट्रेशन हो या फिर सेल डिवीजन हो, तब भी उन्हें स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जो उनका सेलुलर रिस्पॉन्स होता है वो निकालना है। द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोसेस इज इट्स वर्सटैलिटी। डिफरेंट pathways can lead to the different responses based on the same initial signals. इसकी ब्यूटी यही है इस प्रोसेस की कि ये बहुत वर्सेटाइल है, और साथ ही साथ इसके जो भी डिफरेंट पाथवेज है वो डिफरेंट रिस्पॉन्स देते हैं डिफरेंट सिग्नल्स के थ्रू। अनदर की प्रिंसिपल इज स्पेसिफिसिटी. Not all signals produce the same effort in every cell type. This specificity is determined by the type of receptors present and the downstream signaling component unique to each cell type. क्या है, नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल होता है कि हर एक सिग्नल हर एक टाइप का स्पेसिफिक टाइप सेल टाइप का इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता, बट इसकी कुछ स्पेसिफिसिटी होती है कि जो डिटरमाइन करता है कि किस टाइप के रिसेप्टर किस पे सिग्नलिंग पे प्रेजेंट है, जो यूनिक सेल टाइप के कंपोनेंट को सिग्नल्स देगा। लास्टली वी हैव टर्मिनेशन. लास्टली हमारे पास होता है टर्मिनेशन. वंस द सिग्नल हैज बीन रिसीव्ड and acted up,
इट क्रूशियल फॉर सेल टू रीसेट देयर सिस्टम। जैसे ही एक बार सिग्नल रिसीव हो जाता है तो वो क्रूशियल बन जाता है कि भाई इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए कि सिस्टम तक रीसेट किया जाए और कैसे उसको आगे ट्रांसफर करना है। दिस इन्फॉर्मेशन इज डिग्रेडेड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स और डीएक्टिवेटिंग रिसेप्टर्स टू प्रिवेंट ओवर रिएक्शन। इसके अंदर रीसेट हो जाता है जब इनका सिस्टम, तो ये डिग्रेड कर देते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को कि वो प्रॉपर वे में ही सिग्नल भेजे, ज़्यादा ओवर रिएक्ट ना करे। ठीक है, तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 14 से। अब चैप्टर नंबर 15 देखते हैं। डिस्क्राइब द डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग ऑफ GPCRS RTKS। आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं ये दो, पहले तो आपको इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए तब आप लिख पाएंगे। तो इन दोनों के डाउन स्ट्रीमिंग सिग्नलिंग्स को आपको डिस्क्राइब करना है, तो इनको आप पढ़ लेना, मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा बहुत। थोड़ा ये इतने वर्ड्स ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है तो समझ नहीं आएगा। द सेल सिग्नलिंग फोकसिंग ऑन 2 मेजर प्लेयर्स, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। सबसे पहले तो जो सेल सिग्नलिंग है वो फोकस करता है 2 मेजर प्लेयर्स के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं GPCRS, एंड रिसेप्टर ट्रायोसिन काइनेज, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में RTKS। फर्स्ट अप, जी प्रोटीन coupled receptors. These are the largest family of cell surface receptors and play a critical role in transmitting signal from outside of the cell to the inside. सबसे पहले हमारे पास है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, जो कि आपका लार्जेस्ट फैमिली होता है सेल सरफेस रिसेप्टर्स के अंदर, और ये एक अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल को सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का। ये सेल्स के आउटसाइड जितने भी सिग्नल्स हैं उनको इनसाइड दी सेल ट्रांसफर करता है। व्हेन अ लिगेंड बाइंड टू दी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इट कॉजेज अ कन्फॉर्मेशनल चेंज दैट एक्टिवेट्स एंड एसोसिएट जी प्रोटीन। जैसे ही आपका कोई भी लिगेंड बाइंड करता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ, वो एक कन्फॉर्मेशनल चेंज को बनाता है और वो कन्फॉर्मेशनल चेंज एक्टिवेट करता है और एसोसिएट होता है आपके जी प्रोटीन के साथ। दिस जी प्रोटीन इज डिसोशिएट एंड कैन इंटरेक्ट विद वेरियस डाउनस्ट्रीम इफेक्टर्स। ये जो आपका जी प्रोटीन बना है वो डिसोशिएट होता है और इंटरेक्ट करता है डिफरेंट टाइप के डाउनस्ट्रीमिंग इफेक्टर के साथ, जैसे कि एडेनिलेट साइलेज और फॉस्फोलाइपेज सी। आपके कुछ डाउनस्ट्रीमिंग इफेक्टर के साथ इंटरेक्ट करता है, जैसे कि एडेनिलेट साइलेज और फॉस्फोलाइपेज सी, इनके साथ इंटरेक्ट करेगा। कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। फॉर एग्जांपल, व्हेन एडेनिलेट साइलेज इज एक्टिवेटेड, इट कन्वर्ट ATP टू साइक्लिक AMP। जैसे ही आपका एडेनिलेट साइलेज एक्टिवेट होता है वो कन्वर्ट कर देता है आपको ATP के साइक्लिक AMP के अंदर। साइक्लिक AMP आपका एक सेकेंडरी मैसेंजर है जो कि फर्दर एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज A को। जब आपका प्रोटीन काइनेज A एक्टिवेट हो जाएगा तो वो सेलुलर रिस्पॉन्स को भी लीड करेगा। सेलुलर रिस्पॉन्स देंगे डिफरेंट टाइप के मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए और हार्मोनल सिक्रीशन के लिए। Meanwhile, phospholipase C generate inositol, triphosphate, and diglycerol, which mobilize calcium ion and activate protein kinase C। जबकि अगर हम दूसरा देखें, जो फॉस्फोलाइपेज सी है आपका, वो जनरेट होता है इनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट को और डाइग्लिसरॉल को जनरेट करता है, और वही आपके मोबिलाइज कर देते हैं कैल्शियम आयन को और एक्टिवेट करते हैं आपके प्रोटीन काइनेज सी को। जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं, दिस इंडिकेट वेब सिग्नलिंग एंड कैस्केड्स और ऑर्चरेट्स वाइटल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये इंट्रीगेट करते हैं कुछ वेब सिग्नलिंग्स को, और यही आपके डिफरेंट टाइप के फिजियोलॉजिकल चेंजेस को बनाती है। नाउ लेट्स शिफ्ट टू द RTK देख लेते हैं हम। नेक्स्ट आपका जो था, दीज रिसेप्टर आर क्रूशियल फॉर रेगुलेटिंग ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। जो ये आपके रिसेप्टर होते हैं RTK, ये आपके इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रोथ रेगुलेट करने के लिए और डिफरेंशिएशन के लिए। व्हेन अ लिगेंड बाइंड टू द RTK, इट ट्रिगर डाइमराइजेशन। जैसे ही आपका लिगेंड बाइंड करता है RTKs के साथ तो वो ट्रिगर कर देता है डाइमराइजेशन को। जैसे ही डाइमराइजेशन ट्रिगर होगा तो 2 रिसेप्टर मॉलिक्यूल साथ में आएंगे और जो आपके इंटरसेलुलर डोमेन है उसके साथ स्पेसिफिक ट्रायोसिन रिड्यूसर्स के साथ मिलके ऑटोफॉस्फोराइलेशन का एक प्रोसेस करते हैं वहाँ पे। दिस फॉस्फोराइलेशन क्रिएट डॉकिंग साइट फॉर डाउनस्ट्रीमिंग सिग्नलिंग प्रोटीन। जो ये फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस यहाँ पे होता है वो क्रिएट करता है एक डॉकिंग साइट को डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग प्रोटीन्स के अंदर। ठीक है, वन की पाथवे एक्टिवेट बाय RTKs इज MAPK पाथवे। एक आपका RTK जो आपका है वो एक एक्टिवेट करता है पाथवे को जिसको हम बोलते हैं MAPK पाथवे, जो कि अडेप्टर प्रोटीन लाइक GRB बाइंड टू द फॉस्फोराइलेट RTK एंड रीसर्किट SOS। जो आपके अडेप्टर प्रोटीन होते हैं, जैसे कि आपका एक अडेप्टर प्रोटीन है GRB2 है, वो अगर बाइंड करेगा फॉस्फोराइलेटेड RTKs के साथ तो वो सर्किट को वापस रीस्टोर कर देगा कि जब भी उसकी जरूरत होगी वैसे ही वो स्टार्ट होगा, स्टॉप होगा। नो, विच एक्टिवेट RAS अ स्मॉल GTP। जब रीसर्किट कर दिया उसको तो वो एक्टिवेट कर देता है RAS को, जो कि आपका एक GTP है। एक्टिवेटेड RAS then initiate a cascade involving RAS, MEK and ERK, ultimately leading to the change in the gene expression and drive cell proliferation and survival। क्या है, जो आपका RAS एक्टिवेट हुआ है वो इनिशिएट करेगा कुछ कैस्केड को जो कि आपके इन्वॉल्व होते हैं RAS, MEK और ERK, और ये जो इन्वॉल्व हैं आपके रासेस वो लीड करते हैं कुछ जीन एक्सप्रेशन के चेंजेस में और ड्राइव करते हैं कुछ सेल प्रोलिफरेशन और उसके सर्वाइवल के लिए। तो ये एक छोटा प्रोसेस है, ज़्यादा वैसा नहीं है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 16, डिफरेंशिएट बिटवीन। फर्स्ट क्वेश्चन है 16 का, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोफेगोसोम्स एंड
ऑटोलाइसोसोम्स। ऑटोफेगोसोम्स और ऑटोलाइसोम्स के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है। आप वैसे ही लिखेंगे, पहले पार्टीशन क्रिएट करेंगे शीट के बीच में, यहाँ लिखेंगे ऑटोफेगोसोम्स, यहाँ लिखेंगे ऑटोलाइसोसोम्स, फिर दोनों के बीच में डिफरेंस लिखने स्टार्ट कर देंगे। देख लेते हैं क्या है इनका बीच का डिफरेंस। ऑटोफेगोसोम्स आर डबल मेम्ब्रेन वेसिकल्स दैट फॉर्म ड्यूरिंग अ प्रोसेस कॉल्ड ऑटोफेगी। ऑटोफेगोसोम्स आपके डबल मेम्ब्रेन वेसिकल्स होते हैं जो कि बनते हैं आपके एक प्रोसेस के बीच में, जो कि प्रोसेस का नाम है आपका ऑटोफेगी। ऑटोफेगी के अंदर ऑटोफेगोसोम्स डबल मेम्ब्रेन वेसिकल्स हैं जो कि बनते हैं। दे एनकैप्सुलेटेड डैमेज्ड ऑर्गेनल्स और प्रोटीन एसेंशियली क्रिएटेड अ बबल टू आइसोलेट सेलुलर डाइब्रेज। क्या है ये? आपके एनकैप्सुलेटेड डैमेज्ड ऑर्गेनल्स या प्रोटीन होते हैं जो कि क्रिएट करते हैं एक बबल को, ताकि वो जो भी सेलुलर डिब्राइज है उसको हटा सके या उसको अलग क्रिएट कर सके अपने से। थिंक ऑफ देम एज सेल क्लीन अप क्रू गैदरिंग अप वेस्ट एंड अनवांटेड मटेरियल। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक सेल क्लीन अप क्रू है जो कि साथ में वेस्ट को गैदर करता है और अनवांटेड मटेरियल को एक साथ लेके हटाता है। ठीक है। नाउ वंस दीज ऑटोफेगोसोम्स फ्यूज विद लाइसोसोम्स दे ट्रांसफर्ड इनटू दी ऑटोलाइसोसोम्स। जब भी ये ऑटोफेगोसोम्स फ्यूज कर जाते हैं लाइसोसोम्स के साथ तो इनको ऑटोलाइसोसोम्स बोला जाता है। दिस इज वेयर द मैजिक हैपन। यहीं पे इनका एक मैजिक होता है जिसको हम बोलते हैं ऑटोलाइसोसोम्स कंटेन एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन एंड कंटेन द ऑटोफेगोसोम्स रिसाइक्लिंग वैल्यूएबल कंपोनेंट फॉर द सेल टू यूज अगेन। यहीं पे क्या होता है, जो ऑटोफेगोसोम्स आपका ऑटोलाइसोसोम्स आपके बने हैं उसमें कुछ एंजाइम्स कंटेन करके रखते हैं वो, जो कि आसपास का उसने डिब्राइव कंटेन किया है, जो मटेरियल कंटेन किया है उसको ब्रेक डाउन करते हैं ऑटोफेगोसोम्स के थ्रू और रिसाइकिल करते हैं उस मटेरियल को दोबारा यूज करने के लिए। सो इन शॉर्ट ऑटोफेगोसोम्स कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट वेस्ट व्हाइल ऑटोलाइसोसोम्स डाइजेस्ट एंड रिसाइकिल इट। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में समझें तो जो आपका ऑटोफेगोसोम्स है वो वेस्ट को कलेक्ट कर रहा है और ट्रांसफर कर रहा है वेस्ट को, और जबकि जो ऑटोलाइसोसोम्स है आपका वो डाइजेस्ट कर रहा है और रिसाइकिल कर रहा है। तो आप लोग एक बात हमेशा याद रखना, जो भी लाइसोसोम्स किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाए तो लाइसोसोम्स आपको एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है हमेशा, वो क्या करता है आपको वेस्ट को खा जाता है और उसको रिसाइकिल करने का ही काम करता है। तो ये भी सेम कर रहा है क्योंकि ये लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज हो गया है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट है प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन एंड प्रो सर्वाइवल प्रोटीन। प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स और प्रो सर्वाइवल प्रोटीन्स में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स आर लाइक द सेल exhaustioners. They promote apoptosis or programmed cell death, which is crucial for eliminating damaged or potentially harmed cell. क्या है? प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स आपका एक सेल एग्जॉस्शनर की तरह होते हैं और ये प्रमोट करते हैं एपोप्टोसिस को। एपोप्टोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें सेल को प्रोग्राम डेथ की जाती है, मतलब जो भी डैमेज्ड सेल है या फिर हार्मफुल सेल है हमारी बॉडी के लिए उसकी डेथ कर दी जाती है, उसको मार दिया जाता है। ठीक है। तो मतलब जो भी डैमेज्ड या फिर हार्मफुल सेल्स हमारी बॉडी के अंदर है उसको एलिमिनेट करने का काम करता है ये। एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग बैक्स एंड बैक। इसके एग्जांपल है बैक्स और बैक। व्हेन एक्टिवेटेड दे ट्रिगर अ कैस्केड दैट लीड टू द सेल डेथ, हेल्पिंग मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ बाय रिमूविंग सेल्स दैट कुड बिकम कैंसरियस। क्या ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके हेल्थ के लिए, क्योंकि जो भी आपके सेल्स खराब हो चुके हैं या फिर वो कैंसरस सेल में बदल सकते हैं तो उनको एलिमिनेट कर देते हैं आपकी बॉडी से। ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रो सर्वाइवल प्रोटीन्स। ऑन द अदर साइड वी हैव प्रो सर्वाइवल प्रोटीन। दीज आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द सेल। ये आपके सेल के प्रोटेक्टर होते हैं। दे वर्क टू प्रिवेंट एपोप्टोसिस एंड सपोर्ट सेल सर्वाइवल अंडर द स्ट्रेस कंडीशन। ये काम करते हैं कि एपोप्टोसिस को ये प्रिवेंट कर सके, रोक सके और सेल की सर्वाइवल को बढ़ा सके। अगर स्ट्रेस कंडीशन है तब भी वो सेल सर्वाइव कर सके, ये कोशिश करते हैं। BCL2 इज अ प्राइम एग्जांपल। इसका एक प्राइम एग्जांपल हो जाएगा आपका BCL2। इट इनहिबिट्स प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स एंड एनकरेजेस सेल टू थ्राइव इवन व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस। इसका काम है कि जो आपके प्रोटीन है उसको एनकरेज करा जाए और अगर कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं तब भी ये सेल को एनकरेज करके उसके सर्वाइवल में हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एपेप्टोसोम्स और नेक्रोसोम्स। एपेप्टोसोम्स में और नेक्रोसोम्स में क्या डिफरेंस है वो लिखना है। फर्स्ट ऑफ द एपेप्टोसोम्स, दिस इज अ क्रूशियल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट फॉर्म ड्यूरिंग एपोप्टोसिस और प्रोग्राम सेल डेथ। ये आपका एक क्रूशियल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो एपेप्टोसोम्स है, ये क्रूशियल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि एपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ के अंदर बनाया जाता है। इट्स अ की प्लेयर इन एक्टिवेट कैस्पेसिस। ये की प्लेयर की तरह रोल करता है अपना कैस्पेसिस को एक्टिवेट करने के अंदर, जो कि आपका एंजाइम कैरी आउट दी डेथ प्रोग्राम सेल डेथ। जो आपका कैप्सेसिस है वो एक टाइप का आपका एंजाइम है जो कि सेल की डेथ को कैरी करता है कि सेल की डेथ हो सके, उसको एक्टिवेट करने का काम यही करता है। द एपेप्टोसोम ensure that the cell death is controlled and clean, preventing inflammation and damage to the surrounding tissue। जो एपेप्टोसोम है वो इंश्योर करता है कि जो भी सेल की डेथ हो रही है, जो डैमेज सेल है एपोप्टोसिस के थ्रू वो मर रहे हैं, उनको क्लीन अप किया जा रहा है तो इजी वे में वो प्रोसेस हो सके और कोई इन्फ्लामेशन ना हो, इन्फ्लामेशन से बचाया जा सके और जो भी आसपास के टिश्यू हैं उसके पास में वो कोई भी उसको जोखिम ना हो, कोई भी डैमेज ना हो, उसका ख्याल यही रखता है। इन कॉन्ट्रास्ट दैट we have necrosomes। necrosomes क्या है? This complex is associated with necrosis, which is a form of uncontrolled cell death often triggered by injury or stress। ये necrosomes आपके एक कॉम्प्लेक्स हैं जो कि नेक्रोसिस के साथ एसोसिएट होते हैं। नेक्रोसिस एक आपका प्रोसेस है जिसमें
आपको अगर स्ट्रेस है या इंजरी अगर कोई होगी तो उसमें सेल डेथ ज़्यादा होती है। द नेक्रोसोम्स इज इन्वॉल्व इन सिग्नलिंग पाथवे दैट लीड टू द इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू डैमेज। जो आपका नेक्रोसोम है उसमें भाई सेल डेथ ज़्यादा हो रही है इंजरी के कारण या स्ट्रेस के कारण, तो इसमें आपका सिग्नलिंग पाथवे इन्फ्लामेशन भी करेगा, मतलब सूजन वगैरह भी होगी और टिश्यू भी डैमेज होंगे इसमें। अनलाइक द एपोप्टोसोम्स नीड प्रोसेस, नेक्रोसिस ऑफन रिजल्ट इन सेलुलर रप्चर एंड रिलीज द हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द सराउंडिंग एरिया। जैसे कि आपका जो एपोप्टोसोम्स प्रोसेस है वो नीट एंड क्लीन है, वो हेल्प करता है कि किसी भी सेल को आसपास के टिश्यू को डैमेज ना हो, इन्फ्लामेशन ना हो। बट जबकि जो आपका नेक्रोसिस प्रोसेस है उसके अंदर आसपास के जितने भी टिश्यूज होते हैं या सेल होते हैं वो भी रप्चर हो जाते हैं साथ में, और उसके सराउंडिंग एरिया को भी हार्म पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है ना, ये भी सेम ही हो जाएगा, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है इनमें। एपोप्टोसिस इज अ हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस ऑफन डिस्क्राइब दी सेलुलर सुसाइड। एपोप्टोसिस को हम सेलुलर सुसाइड भी बोल सकते हैं, मतलब सेल को मारना, जो कि अभी हम पढ़ते हैं जब से। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन डेवलपमेंट एंड मेंटेनिंग द टिश्यू होमियोस्टेसिस। ये डेवलपमेंट और सेल की होमियोस्टेसिस में भी हेल्प करता है। सेल अंडरगोइंग एपोप्टोसिस श्रिंक, फ्रेगमेंट एंड देन आर क्लीन्ड अवे बाय द इम्यून सेल्स विदाउट कॉजिंग हार्म। इतनी देर से आप देख ही रहे हैं, जो भी डैमेज सेल है उसको मारने का, उसको क्लीन करने का बॉडी से यही काम करता है और बिना सराउंडिंग सेल्स को हार्म पहुंचाए। इन कॉन्ट्रास्ट दी नेक्रोसिस, मतलब सेम ही है, नेक्रोसिस भी सेम ही है, ठीक है, पढ़ लेना थोड़ा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज बीएच डोमेन एंड इट्स इंपॉर्टेंट इन एपोप्टोटिक। बीएच डोमेन क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है एपोप्टोटिक प्रोसेस के अंदर, वो आपको बताना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, द बीएच डोमेन रोल इन एपोप्टोसिस, द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ दैट इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्थ और इन ऑर्गेनिजम्स। क्या है, बीएच डोमेन का रोल देख लेते हैं हम एपोप्टोसिस के अंदर, और जो कि एपोप्टोसिस आपका एक प्रोसेस है प्रोग्राम सेल डेथ का, जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ऑर्गेनिज्म की हेल्थ के लिए, जो कि आप इतनी देर से देख ही रहे हैं। बीएच डोमेन और BCL2 homology domain are specific regions found in the family of protein that regulate apoptosis। जो आपका बीएच डोमेन या फिर हम इसको शॉर्ट में बोलें BCL2 होमोलॉजी डोमेन, आपका स्पेसिफिक रीजन है जो कि प्रोटीन की फैमिली के अंदर पाए जाते हैं और जो कि काम करते हैं आपके एपोप्टोसिस प्रोसेस को रेगुलेट करने का। दे आर 4 मेन टाइप, ये 4 मेन टाइप के होते हैं, BH1, BH2, BH3 एंड BH4। ईच प्ले अ यूनिक रोल इन आइदर प्रमोटिंग और इनिबिटिंग सेल डेथ। हर एक का अपना यूनिक रोल है कि जो प्रमोट भी कर सके सेल डेथ को या फिर उसको रोक भी सके। सो व्हाई आर दीज डोमेन इंपॉर्टेंट, तो ये डोमेन इंपॉर्टेंट क्यों है? वेल दे हेल्प मेंटेन द बैलेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ एट द सेलुलर लेवल। ये हेल्प करते हैं कि मेंटेन कर सकें कि सेलुलर लेवल की डेथ को भी और लाइफ को भी। प्रोटीन्स कंटेनिंग बीएच डोमेन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, प्रो एपोप्टोटिक एंड एंटी एपोप्टोटिक। जो भी आपके बीएच डोमेन के अंदर प्रोटीन्स को रखा जाता है उनको 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। पहला है आपका प्रो एपोप्टोटिक और दूसरा है आपका एंटी एपोप्टोटिक। प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन लाइक बैक्स एंड बैक प्रमोट एपोप्टोसिस बाय फैसिलिटेटिंग माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन परमिलाइजेशन। जो आपका प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है वो बैक्स और बैक की तरह होते हैं, जो कि प्रमोट करते हैं आपको सेल डेथ को, और वो भी माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन परमिलाइजेशन के थ्रू इसको इनिशिएट करते हैं। दिस लीड टू द रिलीज ऑफ द साइटोक्रोम सी ट्रिगर्स अ कैस्केड ऑफ इवेंट दैट अल्टीमेटली रिजल्ट इन द सेल डेथ। जो आपका ये माइटोकॉन्ड्रियल के थ्रू हो रहा है, ये रिलीज करते हैं एक प्रोटीन को जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम सी, जो कि ट्रिगर करता है आपका कैस्केड इवेंट्स को, जो कि रिजल्ट करता है आपके डिफरेंट टाइप की सेल डेथ में, मतलब सेल डेथ हो ही जाएगी उसके बाद। ऑन द फ्लिप साइड वी हैव एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन लाइक BCL2 एंड BCLXL। दूसरी साइड हमारे पास होता है एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स जिसको हम बोलते हैं BCL2 और BCLXL। दीज प्रोटीन प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम एपोप्टोसिस बाय इनिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन। ये जो आपके प्रोटीन है ये प्रोटेक्ट करते हैं कि जो आपका एपोप्टोटिक प्रोसेस हो रहा है उसको रोक दिया जाए, अब उसकी जरूरत नहीं है। द डिक्लाइन बैलेंस बिटवीन द अपोजिंग प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल सेलुलर फंक्शन एंड टिश्यू होमियोस्टेसिस। देखो वो जो आपका सेल डेथ का प्रोसेस है उसको रोकना भी जरूरी है, ये थोड़ी ना कि सारी सेल को मार दिया जाए, तो ये काम करता है उसको रोकने का और सेल के फंक्शंस को मेंटेन करने का और होमियोस्टेसिस को भी मेंटेन करने का काम करता है। डिसरेगुलेशन ऑफ दिस बैलेंस कैन लीड टू द वेरियस डिसीज। अगर ये जो प्रोसेस चल रहे हैं सेल डेथ के लिए और उसको बंद करने के लिए, अगर ये इसमें कुछ भी डिसरेगुलेशन हो जाएगा तो कुछ ना कुछ डिफरेंट टाइप के डिसीजेस हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस ओवर एक्सप्रेशन ऑफ एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स इज ऑफन सीन इन कैंसरस सेल अलाउइंग देम टू इन्वेड डेथ एंड प्रोलिफरेट अनकंट्रोलेबली। क्या है, अगर हम देखें एक एग्जांपल के थ्रू, अगर ओवर एक्सप्रेशन हो जाए हमारा एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स का, मतलब वो सेल डेथ को प्रमोट ही ना करे, बंद कर दे कि सेल डेथ अब होगी नहीं। जब सेल डेथ नहीं होगी तो जो डैमेज सेल होंगे बॉडी के अंदर वो रहेंगे, जिसकी वजह से कैंसर भी हो जाता है। ऑन द अदर साइड एक्सेसिव एक्टिवेशन ऑफ प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन कैन कंट्रीब्यूट टू द न्यूरो डिग्रेडेटिव डिसीज बाय कॉजिंग अननेसेसरी सेल डेथ। अगर प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन का काम चलता ही रहा तो उसमें आपके न्यूरो डिग्रेडेटिव डिसीज हो सकती हैं, जो कि सेल डेथ ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी लास्ट है, देख लेते हैं, लास्ट ही है। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद आपका ये कोड खत्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ BCL2 एंड MCL1 इनिबिटर्स हेल्प इन कैंसर ट्रीटमेंट। गिव एग्जांपल ऑफ BCL2 एंड MCL1 इनिबिटर्स। देखो कैंसर ट्रीटमेंट में ये दोनों कैसे इनिबिटर हेल्प कर रहे हैं वो आपको बताना है और दोनों के भी एग्जांपल देने हैं। तो BCL2 तो हम देख चुके हैं अभी वैसे, और MCL1 आर द की प्लेयर इन द कैंसरल सेल सर्वाइवल। दिस प्रोटीन हेल्प कैंसर सेल टू रेजिस्ट एपोप्टोसिस व्हिच इज द
प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ। देखो आप सोच रहे होंगे वापस एक ही चीज रिपीट हो रही है, प्रोग्राम सेल डेथ, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसमें यह है जो भी आपसे पूछा जा रहा है उसको आप ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, चाहे आपको 10 बार वो प्रोग्राम सेल डेथ लिखना ही पड़े। एक ही पेज पे आपको 10 बार भी लिखना पड़े तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन में अलग अलग उसको समझा रहे हैं आप। ठीक है, तो जो आपके ये 2 प्रोटीन है वो हेल्प करते हैं कैंसरस सेल को रेसिस्ट करने के लिए एपोप्टोसिस को, जो कि आपका एक प्रोसेस होता है सेल डेथ के लिए। बाय इनिबिटिंग दीज प्रोटीन्स कैन बी पुश कैंसर सेल टू देयर ब्रेकिंग पॉइंट एंड प्रमोट देयर डेथ, मेकिंग BCL2 एंड MCL इनिबिटर्स अ गेम चेंजर इन द कैंसर ट्रीटमेंट। ये दोनों जो होते हैं वो गेम चेंजर होते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में। वो देख लेते हैं कैसे। BCL2 inhibitors, once the most well-known example of venetoclax, it specifically targets the BCL2 protein, efficiently restoring the ability of cancer cell and to undergo apoptosis। जो आपका एक वेल नोन एग्जाम्पल है वेंटोकैलेक्स, एक एग्जाम्पल है आपका जो स्पेसिफिकली टारगेट करता है BCL2 प्रोटीन को एफिशिएंटली रिस्टोर करता है वो कि एपोप्टोसिस हो सके। दिस हैड show remarkable result in treating chronic lymphocytic leukemia and acute myeloid leukemia patient on the venetoclax have experienced significant improvement even leading to the complex remission। देखो ल्यूकीमिया आपका ब्लड कैंसर होता है, तो अगर लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया या माइलोइड ल्यूकीमिया है, एक्यूट हो या क्रोनिक हो, एक्यूट मींस कुछ ही टाइम पहले हुआ है, क्रोनिक मींस लंबे टाइम से है, वो काफ़ी टाइम हो गया उसको और वो जिंदगी भर रह सकता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए बड़ा हेल्पफुल रहता है क्योंकि ये डैमेज सेल को रिसाइकिल करता है। Now let's talk about MCL1 inhibitors। MCL1 is another protein that help cancer cell invade death, particularly in aggressive cancer like multiple myeloma and certain type of lung cancer। One permission। देखो जो आपके MCL1 एक डिफरेंट टाइप के प्रोटीन होते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपके कैंसर को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि ये जो भी कैंसरस सेल होते हैं उसकी डेथ को इनिशिएट करते हैं। और जैसे कि जो डिफरेंट टाइप के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कैंसर होते हैं, जैसे कि माइलोमा हो गया या फिर लंग कैंसर हो गया, उसके ट्रीटमेंट में ज़्यादा हेल्पिंग होती है इनकी। Once promoting MCL1 inhibitor is this AZD5991, early studies show that it can selectively kill cancer cell while sparing normal cells, which could lead to the fewer side effect compared to the traditional therapy। मतलब जो आपका MCL1 इनिबिटर है वो किल करता है, मारता है कैंसर सेल को, और दूसरे जो भी नॉर्मल सेल हैं उनको छोड़ता है, और यही अगर ट्रेडिशनल थेरेपीज के साथ हम मतलब कंपेयर करें तो उससे बेटर है ये ट्रीटमेंट के लिए। The beauty of the targeting BCL2 and MCL1 is that it offers a more precious approach to the cancer treatment। इस दोनों की ब्यूटी यही है कि ये कैंसर ट्रीटमेंट में ज़्यादा अच्छे तरीके से अप्रोच करते हैं। By understanding the specific mechanism that allow cancer cells to survive, we can develop therapies that efficiently combat the without harmful health issues। क्या है, अगर ये हम समझें तो हमें ये जरूर समझ आएगा कि हम बिना थेरेपी डेवलप करे, मतलब बिना डिफरेंट टाइप की थेरेपीज लिए, इनके थ्रू भी हम कैंसर ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपने हेल्दी टिश्यूज़ को हार्म पहुंचाए बिना। तो ये था आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MZO001 के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी, और आज ही मैं इसका PDF भी डाल दूंगी ग्रुप के अंदर। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना। 2000 बच्चे हैं उसमें ज्वाइन, तो सभी को मैं ये डाल दूंगी। तो अगर आपको एफर्ट्स पसंद आए और समझ आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़े मेरे भी एफर्ट्स देखिए। अभी मैंने 2 दिन से वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि बगल वाले घर में कुछ ना कुछ फंक्शन था, तो वहाँ डीजे वीजे बज रहा था, तो उतने शोर में नहीं बना सकते थे, वरना मैंने सोचा था मैं डेली लाऊंगी। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि एक दिन में 2 वीडियो बना के रख लूँ ताकि मैं एक भी दिन गैप ना जाए। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे MZO002 स्टार्ट करते हैं। 7 तारीख से आपके पेपर है। कोशिश करेंगे कि सारे ही पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला सकें। कोशिश नहीं, पूरी 100% कोशिश रहेगी मेरी कि ला सकूँ मैं और लेकर आऊँगी। आप लोग